नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और ये स्पेशल शो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हर कदम पर आपकी मदद कर सके, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प कर सके। आप अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस शो का हिस्सा बन सकते हैं जहां एक्सपर्ट्स आपके पोर्टफोलियो पर अपनी एडवाइस देते हैं। कैसे शामिल हो सकते हैं, नोट कीजिए सबसे पहले तरीका इस शो में शामिल होने का। आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 व्हाट्सएप नंबर है हमारा, यहाँ अपने सवाल हमें लिख भेजिए। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, आप अपने सवाल #AskAwaz योर मनी लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही शो को लाइव भी देख सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी फ्रंट के को फाउंडर सीईओ मोहित गांग हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले हम थोड़े से ईयर एंडर 2024 की बात करेंगे, एक रिकैप लेंगे। और अब तक हमने मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स की बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे थीमेटिक फंड्स की और सेक्टोरल फंड्स की कि 2024 में इन दोनों थीम ने कैसा कामकाज किया, कौन सी वो रेस्पेक्टिव फंड्स थे जो कि अच्छा परफॉर्म करके गए, और एक यूजुअल स्ट्रैटेजी इन फंड्स को लेकर एक इन्वेस्टर की क्या होनी चाहिए, बताइए। जी, दीपाली जी, सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को आने वाले नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने मेरे लिए सबसे अच्छी कैटेगरी चुनी है, जिसमें कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज़ आए हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा है मार्केट में, हर रोज़ कोई ना कोई हरकत देखने को मिलती है। अगर मैं देखूँ, तो पिछले साल में करीब 210 के ऊपर नए एनएफओज़ आए हैं दीपाली, और उसमें सबसे ज़्यादा एनएफओज़ अगर मैं पैसिव कैटेगरी को छोड़ दूँ, तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में आए हैं। यहाँ पर हर रोज़ हमें कुछ नया ताना-बाना देखने को मिलता है, कोई नई थीम, कोई नए सेक्टर के ऊपर में कहीं न कहीं कोई फंड हाउस नया स्कीम निकाल रहा होता है। तो काफ़ी सारे सेक्टोरल फंड्स हैं। अब इसमें अच्छी बात ये है कि कुछ की किस्मत चल जाती है और वो बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में, किसी सेक्टर में रैली चल रही होती है मार्केट में। सारे सेक्टर एक साथ नहीं चलते हैं, बट मार्केट में कोई न कोई कोना ऐसा होता है जो कि रैली कर रहा होता है, और अगर आप उस ठीक कोने में सही समय पर, सही टाइम पे निवेशित हैं, तो फिर आप बहुत धुआंधार रिटर्न बना सकते हैं। अगर हम पिछला साल यानी ये जो साल चल रहा है अभी 2024 का कैलेंडर ईयर अगर हम देखें, तो यहाँ पर एलआईसी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसने कुछ 50% के ऊपर का रिटर्न दिया। और फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर, दीपाली, ये जो सेक्टर है, इस क्षेत्र की जितने भी स्कीम्स थे, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। फार्मा ओवरऑल एज अ सेक्टर, बट फार्मा के साथ में जब आपने हेल्थ केयर को मिला दिया, यानी डायग्नोस्टिक लैब्स और हेल्थ केयर क्षेत्र की जुड़ी हुई कंपनीज को जब आपने वहां पर जोड़ दिया, तो उस क्षेत्र के जितने भी फंड थे उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन दिया है। आप देखेंगे कि 40 के ऊपर का प्रदर्शन है यहाँ पर। एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का फंड जो था, उसके साथ साथ एक एचडीएफसी डिफेंस फंड रहा है जिसने एनएफओ से लेकर अब तक धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि एक डिस्क्लेमर यहाँ ये रहेगा कि डिफेंस एज अ सेक्टर लास्ट 6 महीने से काफी नेगेटिव है, और लास्ट 6 महीने का परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी नेगेटिव है। बट एचडीएफसी डिफेंस फंड चूंकि काफी पहले आ चुका था, उसका 1 साल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और साथ ही में कुछ इनोवेशन फंड्स, डिजिटल फंड्स, ये भी ऐसे फंड्स रहे हैं दीपाली, जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन दिया है पिछले 1 साल में। बट जो भी निवेशक सेक्टोरल फंड्स में जाते हैं, उन्हें कुछ बातें बहुत जरूरी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है कि ये बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी है। अगर आप अत्यधिक रिस्क नहीं लेना चाहते, तो किसी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में बने रहे, जहां आपको सारे सेक्टर्स का अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। फंड मैनेजर अपने हिसाब से, अपने लिहाज से वहां पर किसी भी सेक्टर में इन एंड आउट करते हैं, और जहां उन्हें अच्छा लगता है वहां पर एंट्री लेते हैं। जब आप किसी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में जाते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेशन रिस्क होता है, यानी एक ही क्षेत्र की 5, 10, 20 कंपनियां आपको मिल जाती है। तो कल को वहां पर कोई रेगुलेटरी एक्शन आ जाए, कोई मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाए, कोई मैक्रो रिस्क आ जाए, किसी भी तरह का रिस्क जो कि एक आम निवेशक नहीं समझ पाता, समय रहते नहीं ध्यान दे पाता, तो उससे आपके पोर्टफोलियो में भारी बदलाव आ सकता है, भारी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आप अगर इतनी वोलेटिलिटी और इतना रिस्क बचा सकते हैं, तभी आप सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में का सहारा लीजिए। अन्यथा इनसे दूर रहिए, फ्लेक्सी कैप में बने रहिए। जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में एक टैक्टिकल एलोकेशन करना चाहते हैं, एक तो हो गया आपका कोर पोर्टफोलियो,
जो कि आपका बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो है, जो लॉन्ग टर्म है, आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए है। बट काफी बार निवेशक जो है टेक्टिकल एलोकेशन करते हैं 10-20% का, जो कि आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो कहलाता है। वहां पर अगर आप समय रहते कभी ना कभी किसी अच्छे सेक्टर या किसी अच्छी थीम में निवेश करना चाहें, तब आप इस प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। बट ये फिर भी मान के चलिए कि किसी अच्छे सलाहकार की सलाह के साथ ही यहाँ पर आप एंट्री लीजिए, बिकॉज एंट्री लेना आसान होता है, इनसे सही समय पर एग्जिट लेना बहुत मुश्किल होता है दीपाली। और वहां पर मैंने अक्सर देखा है कि निवेशक फंस जाते हैं, तो इनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी रहती है हमेशा इनकी। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स के बारे में कि किन निवेशकों के लिए ये फंड्स सही हैं। कुछ नेम्स भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि आगे के लिए, या फिर कुछ थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स जो आपको बेहतर दिखाई देते हैं? जी दीपाली, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछले कुछ सालों से थोड़ी सी गिरावट सी आ रखी है। तो आप जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या पीएसयू बैंक्स देखेंगे, वहां पर करीब अभी वो करीब करीब प्राइस टू बुक्स मल्टीपल पे 2 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन है बैंक्स के लिए। हिस्टोरिकली ये वो 4 टाइम्स बुक पर ट्रेड करते थे, 4 या 4 के अबव। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंकिंग जो स्पेस है, और साथ में थोड़ा सा कैपिटल मार्केट प्ले जहां पर कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, डिपॉजिटरीज और ये सब आ जाती है, वो एक अच्छा प्ले बन सकता है। तो यहाँ पर अगर निवेशकों के पोर्टफोलियो में जगह है, अगर वो टैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र के जो फंड्स हैं वो एक अच्छा रास्ता हो सकते हैं। उसके अलावा हमको ये भी लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार का पुश है, आने वाले बजट में वो और ज्यादा तेजी से आएगा, बिकॉज पिछले साल चुनाव के कारण सरकार काफी पैसा खर्च नहीं कर पाई। तो बहुत सारा सरकारी कोष जो है वो बचा हुआ है, जो कि इंफ्रा पे स्पेंड होना चाहिए था इस साल। तो वो मिलाकर और इस साल के बजट में मुझे लगता है कि बजट में मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा पर बहुत जबरदस्त पुश आएगा, और इस सेक्टर पर भी हमारा रुझान रहेगा। यहाँ पर भी आप एक नजर रख सकते हैं। और तीसरा सेक्टर जो हमको लगता है जो कि ठीक करना चाहिए, वो है आईटी और डिजिटल सर्विसेज, या पूरा इनोवेशन या डिजिटल गेमट का जो बास्केट है। वहां पर यहाँ पर मिड कैप आईटी कंपनीज और कुछ कुछ डिजिटल क्षेत्र में डिजिटल कंपनीज, न्यू एज कंपनीज जो है, वो मुझे लगता है कि काफी अच्छा क्षेत्र बन सकता है निवेशकों के लिए। पर मेरी सलाह यही रहेगी, किसी अच्छे सलाहकार निवेशक से बात करके अपने पूरे पोर्टफोलियो की जांच करवाकर, जहां आप जितना रिस्क ले सकते हैं उसी हिसाब से इन्हें एलोकेट करिए। ये सारे टैक्टिकल एलोकेशंस हैं, तो समय रहते इनसे निकलना भी आवश्यक है। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स के बारे में। एक सेंस भी दिया गया है कि किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस रही और क्या स्ट्रैटेजी आपकी यूजुअली हो सकती है। चलिए, बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। रविंद्र कुमार हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ अब कनेक्टेड है हमारे व्यूअर। रविंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो उससे मेरे गोल पूरे हो पाएंगे या एसआईपी और बढ़ानी पड़ेगी? ओके, आपका एक बार क्वेश्चन की डिटेल्स भी बता देते हैं मोहित को। मोहित, 52,000 पर मंथ इनके मंथली एसआईपी चल रही है। अभी पोर्टफोलियो की जो इनकी वैल्यू है वो 22 लाख रुपए हो चुकी है। सालाना ये 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं, और 3 साल के बाद की इनकी रिटायरमेंट की प्लानिंग है। तो 3 साल बाद बेसिकली इस एसआईपी को क्लोज कर देंगे और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं 50,000 पर मंथ की। इनके कुछ टारगेट्स भी हैं, 2028 तक 1 करोड़, 2030 तक 2 करोड़, और 2035 तक भी इनको 2 करोड़। तो इन टोटल यानी 2040 तक, यानी अब से 16 साल में इनको इन टोटल 5 करोड़ की राशि, 6 करोड़ की, इनफैक्ट माफ कीजिए 7 करोड़ की राशि चाहिए इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। कौन कौन से फंड्स हैं इनके बाद? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 पर मंथ, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज 10,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स 8,000, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 6,000, क्वांट एक्टिव फंड 6,000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी 6,000, एसबीआई कॉन्ट्रा 6,000। लमसम इन्वेस्टमेंट है इनकी 1.5 लाख की आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी में, और पीजीएम इंडिया मिड कैप में भी 1.5 लाख, कैनरा बुको स्मॉल कैप में भी 1.5 लाख डाले हुए हैं, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में भी 1.5 लाख की राशि है। साथ ही कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी इनके पास है, इसमें पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना है जहां पर 25 लाख का ऑलरेडी कॉर्पस है, और एफडी में भी 40 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो बताइए इनके लिए सजेशंस। जी दीपाली जी, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई रविंद्र जी को
काफी अच्छा इन्होंने मिश्रण किया है अपने पोर्टफोलियो में, इक्विटी का और स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो सरकार की तरफ से चलती है उसका भी। मुझे काफी अच्छा लगता है जब निवेशक पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि इस तरह की स्कीम्स में निवेशित रहते हैं। मेरे लिहाज से ये ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आपको टैक्स फ्री, सुरक्षित तरीके से, सोवरेन सिक्योरिटी के साथ में बहुत अच्छा लंबी अवधि के लिए आपके लिए कॉर्पस क्रिएट करती है, और इनमें सभी निवेशकों को कुछ ना कुछ एलोकेशन अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जरूर करना चाहिए। तो ये काफी अच्छा, आपने एक साइजेबल कॉर्पस यहाँ पर आप इकट्ठा कर रहे हैं जो कि काबिल तारीफ है, तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए। देखिए, ओवरऑल जो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है रविंद्र जी, वो थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा है मुझे, और यहाँ पर आपका लार्ज कैप एलोकेशन भी नहीं है। तो मुझे चाहिए कि सबसे पहले आपके एक पोर्टफोलियो में थोड़ा सा लार्ज कैप एक्सपोजर ऐड किया जाए। तो यहाँ पर आप निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। पीजीआईएम मिड कैप फंड जो है, ये काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे लिहाज से आप एक क्वार्टर वेट करिए, अगर उसके परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं दिखता है एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर में, तो आप इस फंड से एग्जिट भी कर सकते हैं, बट इसमें किसी तरह से और तो बिल्कुल ऐड मत करिए। तो यहाँ पर ये थोड़े से बदलाव आप अपने फंड्स में करिए। बाकी जो आपके फंड्स हैं वो काफी अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने एसआईपी की प्रक्रिया में कायम रहिए। 3 साल के बाद आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जो कि आपने अपने लक्ष्यों की बात की है, कुछ कंप्यूटेशंस हमने की है, तो 3 साल के बाद आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो करीब करीब 78 लाख के आसपास हो जाएगा। और जो आपका सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ का कॉर्पस है, अगर मैं 8% की दर अज्यूम करूं तो वो करीब 31 लाख के आसपास हो जाएगा। और जो एफडी का कॉर्पस है वो करीब 47 लाख के आसपास चला जाएगा। तो कुल मिलाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए आपके पास में इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मैं इसमें से 8% की दर से एसडब्ल्यूपी करना चाहूं, 50,000 रुपए की जो आपने लिखा है कि आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, तो वो चलता रहेगा, आपका एसडब्ल्यूपी कायम रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि आपका जो 2032 का गोल है और उसके आगे के जो गोल है वो दिक्कत में आ जाएंगे। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि जितना हो सकता है इसमें ज्यादा मात्रा में एसआईपी करिए, थोड़ा ज्यादा जोड़ने की कोशिश करिए, बिकॉज 2032 के बाद अगर आप एसडब्ल्यूपी शुरू कर देते हैं और विड्रॉल शुरू कर देते हैं, तब ये कॉर्पस आपका खत्म होने लगेगा। तो उसके बाद के लिए आपको थोड़ी सी धनराशि और जुटानी होगी, या तो एसआईपी की रकम बढ़ाइए, या फिर अपने एसडब्ल्यूपी का जो विड्रॉल है उसे थोड़ा डिले कर सकते हैं, तो प्लीज वो करने की कोशिश करिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, थोड़े से बदलाव करने के सजेशन आपको दिया गया है और आपके गोल्स पर भी एडवाइस दी गई है। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। सत्यभूषण हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। सत्य जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मुझे अपने पोर्टफोलियो पे था कि जो मेरा पोर्टफोलियो वो ठीक है या इसमें कुछ करेक्ट करने की या कुछ। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें 12,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं और 11 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 20 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। फटाफट से मैं इनके फंड्स बता देती हूँ। 8 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास, 1500 ईच ये डाल रहे हैं हर फंड में। कौन से 8 फंड्स हैं? मेरा ये एसेट लार्ज एंड मिड कैप, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई ब्लू चिप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, साथ ही एक्सेस ब्लू चिप और एक्सेस मिड कैप इनके पास शामिल हैं। बताइए इनके फंड चॉइसेस को लेकर राय, प्लस 11 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू के साथ 20 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। तो दीपाली जी देखिए, सत्यभूषण जी का जो पोर्टफोलियो है वो काफी लार्ज कैप डोमिनेटेड पोर्टफोलियो है। ऑनेस्टली अगर मैं सही राय देना चाहूं इनको, तो जो आपका पोर्टफोलियो उसमें बहुत हैवी ओवरलैप है सत्यभूषण जी, बिकॉज आपके पास में 3 लार्ज कैप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप है आपके पास में एक्सिस बैंक ब्लू चिप है और बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी है। ये तीनों तो प्योर लार्ज कैप फंड है। उसके बाद में भी आपके पास में कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है और मिराए एसेट लार्ज कैप फंड भी है, सॉरी। तो आपके पास में 4 तो प्योर लार्ज कैप फंड है, और कोटक फ्लेक्सी कैप भी एक तरह से लार्ज कैप जैसा ही फंड है, और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर है लार्ज कैप में। अनलेस कोई वजह है कि आप लार्ज कैप में ही रहना चाहते हैं, देखिए लार्ज कैप बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी है, आप उसमें कभी गलत नहीं जा सकते। बट अगर आपको लार्ज कैप में ही रहना है सत्यभूषण जी, तो फिर इतने सारे फंड्स की आपको आवश्यकता नहीं है। आप नंबर ऑफ स्कीम्स को कम कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा क्रंच कर दें। जैसे कि आपका एक्सेस ब्लू चिप है, आप उसे एक्सेस मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी वो फंड है, तो मैं कोई नया फंड सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो आपका मिड कैप का एलोकेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, राइट। उसी तरह आपका जो एसबीआई ब्लू चिप है,
उसको आप हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप में शायद नए निवेश की अनुमति नहीं है, नहीं तो आप वहां पर स्विच कर सकते थे। थोड़ा सा लार्ज कैप कम कर लीजिए, और अगर आपको लार्ज कैप में ही रहना है तो फिर एक इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, और 2 या 3 लार्ज कैप स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो से कम कर दीजिए। और साथ ही साथ कोशिश करिए कि जब भी आप नया निवेश करें तो आप एक निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड ले लीजिए। वो आपको काफी अच्छा अग्रेसिव रिटर्न देगा। थोड़ा लार्ज कैप डोमिनेटेड, लार्ज प्लस मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा, आप उसे शामिल कर सकते हैं। या फिर एक अच्छा स्मॉल कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ले, तो उससे आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी रफ्तार मिलेगी और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। जहां तक आपके कॉर्पस का सवाल है, देखिए मुझे लगता है कि आपका जो कॉर्पस है, लमसम और सिप का अमाउंट, अगर मैं दोनों को मिला लूं तो आप करीब 3 से सवा 3, 3.5 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठी कर लेंगे 20 साल में, 15% की दर से। इस दर को थोड़ा सा हाई समझूंगा मैं। अगर मैं 12% की दर कर लूं तो थोड़ा कम कॉर्पस हो जाएगा, बट आपका जो लक्ष्य है आप उसे आसानी से हासिल कर लेंगे, तो वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। सिर्फ आप पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ट्वीक करिए, अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी फाइन स्ट्रेटेजी, और आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करेंगे अब अगले व्यूअर की। शमशेर ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर से, और सवाल इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेकर है। 3700 की मंथली एसआईपी है, ईयरली 15% स्टेप अप कर रहे हैं, 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप निवेश के लिए कैसा है जानना चाहते हैं, और 1000 के एडिशनल एसआईपी है वो जानना चाहते हैं आईसीआईसीआई ब्लू चिप में करूँ या पराग पारिक के ब्लू चिप फंड में करूँ। 1700 डाल रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप में, 1000 डाल रहे हैं कोटक मल्टी कैप में, और 1000 डाल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। बताइए सजेशंस। जी देखिए, 3,600 या 3,700 रुपए की जो आपकी एसआईपी है शमशेर जी, उसके लिहाज से शायद आप अपना जो लक्ष्य है 1 करोड़ का 20 साल में, उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एसआईपी को पुश करना होगा, या फिर आप इसे 10% का स्टेप अप दीजिए, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पर आपको जरूरत है थोड़ा सा अपने लक्ष्य को पुश करने के लिए 10% का स्टेप अप करते रहिए, आप जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जहां तक देखिए आईसीआईसीआई ब्लू चिप में डालने की बात है, बहुत ही अच्छा फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी का बेहतरीन एक्टिव एलोकेशन वाला फंड है, बहुत बड़ा कॉर्पस भी है, बहुत सालों से एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो कोई बुराई नहीं है। आप एक प्योर लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक होकर इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। अच्छी बात यह है कि आपने सारे मार्केट कैप्स में अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रखा है। एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, और अब आप एक लार्ज कैप शामिल कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, उम्दा पोर्टफोलियो होगा ये। आप इन सारे स्कीम्स में अच्छे से अपने एसआईपी की रकम को डालिए, अच्छे से उन्हें एलोकेट करिए और उसी पे स्टेप अप करते रहिए। इसके अलावा कोई नया फंड आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं फंड्स में, इन्हीं नामों में बने रहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाया आपने, उसके लिए बधाई। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। किशोर औरंगाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। किशोर जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम मेरे पास 3 फंड है अभी करंटली म्यूचुअल फंड के। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000 पर मंथ, टाटा डिजिटल फंड 5000 पर मंथ, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 5000 पर मंथ, और इसके अलावा मेरे पास 28 लाख पीएफ में है। तो क्या मैं ये अमाउंट विड्रॉ करके म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स? ओके ओके, तो पहले तो मैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बता दूं इनका। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ टाटा डिजिटल इंडिया और 5000 ही एसबीआई कॉन्ट्रा में। 10 इयर्स का होराइजन है, पीएफ में 28 लाख है। कॉर्पस को म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करना क्या सही रहेगा? म्यूचुअल फंड में 28 लाख में से 18 लाख इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं क्या पीएफ से ज़्यादा बेटर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रहेगी? बताइए। ये बहुत ही दिलचस्प आपका क्वेश्चन है ऑनेस्टली, और किशोर जी आपने मुझे उलझन में डाल दिया है। देखिए, फिनेंशियल लिहाज से अगर आप पूछते हैं तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न डेफिनेटली पीएफ से ऊपर रहता है, बट क्या कोई भी सलाहकार आपको इतना रिस्क लेने की सलाह देगा? तो वो मेरी राय में नहीं, वो गलत होगा। मुझे आपकी पूरी फिनेंशियल पोजीशन नहीं पता कि आपके पास क्या एसेट बेस है, कितने फाइनेंशियल फिजिकल एसेट्स हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी सलाह जो है आपके सवाल में जितने आपने डेटा पॉइंट्स दिए उस पर निर्धारित है। बट किसी भी हालत में
मैं किसी भी निवेशक को, आपको ही नहीं बल्कि सारे निवेशकों को इस चैनल के माध्यम से, शो के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि पीएफ, पीपीएफ ये आपके रिटायरमेंट की पूंजी है, ये आपके घर का गहना है। इसे प्लीज मत निकालिए, इसे प्लीज आप विड्रॉ मत करिए। आपके पास एक ही ऐसा गारंटीड रिटर्न बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि टैक्स फ्री होगा और आपको समय रहते, जब आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी आपके रिटायरमेंट के समय में, उस समय में ये जो कॉर्पस है आपका, ये आपके बहुत बहुत काम आएगा, राइट। मैं खुद अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में पीपीएफ करता हूं, अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि करता हूं, राइट। तो ये जो सारे एलोकेशंस हैं, प्लीज इनसे विड्रॉ मत करिए। डेफिनेटली आपको अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना है लॉन्ग टर्म में। अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना है, वेल्थ क्रिएशन करना है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। बट वेल्थ क्रिएशन आप बहुत ज्यादा अंधा रिस्क लेकर नहीं कर सकते। इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, उतार चढ़ाव रहता है, कभी भी मार्केट में बहुत बड़ा डीप करेक्शन आ सकता है। तो पीएफ के कॉर्पस के साथ में आप वो वाला गेम नहीं खेल सकते। प्लीज उसे आप अलग रखिए, सुरक्षित रखिए। कोशिश ये करिए कि किस तरह आप अपने एसआईपी की रकम को बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। जो रेगुलर आपकी इनकम है, वहां से कैसे आप रेगुलर विड्रॉल्स करके आप म्यूचुअल फंड की तरफ डायरेक्शनली ज्यादा पैसे को बढ़ा सकते हैं। बट प्लीज मेरी राय यही रहेगी कि पीएफ की पूंजी को मत छुएं। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं किशोर जी अपने पोर्टफोलियो को लेकर, और कुछ फंड्स के नेम्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए यौमन।